लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त पौने 2 लाख जो केसेस जो है जेर इल्तवा है, जिनके फैसले नहीं हो सके। 2 लाख लोगों के दरवाजे बंद किए। मैं लाहौर हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ तारीख में। और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से मैं तो मुतमिन कोई नहीं हूँ भाई। रेंट के केसेस खास मखसूस जज के पास, फैमिली केसेस खास मखसूस जज के पास, टैक्स के केसेस से खास मखसूस जज के पास, इनकी कीमतें मुकर्रर करने के वाले से मैकेनिज्म ही कोई नहीं है। पीसीएल है, पीसीएल है, वो एक पीएनएल की लिस्ट बनाई हुई है, 2 नंबर लिस्ट बनाई हुई है। उस पर लोगों को पकड़ के आप जो मर्जी कर दें, पर्चे झूठे दर्ज कर दें, इतना ज्यादती हो रही है। और ये सारे मसले में मैं तो कोशिश करता रहता हूँ। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सत्यान अली और मेरे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब। उनसे जानते हैं कि इस वक्त आज 2024 जो है वो मुकम्मल हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त पौने 2 लाख जो केसेस जो है जेर इल्तवा है, जिनके फैसले नहीं हो सके। इस वाले से उनसे जानते हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। जी अजहर साहब। बहुत शुक्रिया। एक तो पहले बड़ी बातें होती थी ना, आईनी बेंच बना दो आईनी बेंच। वो जनाब वो जो है अब पेंडेंसी है, क्या सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई? वो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। अब आवाम को समझ आ गई है। अगर वही आईनी बेंच बनाने थे तो वो हाई कोर्ट में क्यों नहीं बनाए? आप वाकई चाहते हैं? वो हाई कोर्ट ने एक अनोखा तरीका बनाया है। इन्होंने इन्होंने ना एक वो बना दिया है कि जाएं पहले आप महकमों में धक्के खाएं, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर के पास, और वो एक बना दिया है। और आपके लिए एक और बड़ी खबर दे रहा हूं आपको कि यहाँ कोई मेरा ख्याल है 85,000 या 90,000 करीब आईनी दरखास्तें हैं जो अदालतों में लगी। वरना कोई 2 लाख के करीब तो एतराजात लगा दिए दरखास्तों पे। यार ये अभी वो कहानी नहीं आई आपके सामने कि आपने 2 लाख लोगों के दरवाजे बंद किए। मैं लाहौर हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ तारीख में। और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से मैं तो मुतमिन कोई नहीं हूँ भाई। मैं बड़ा सोचता था कि आएंगी, आकर हालात बेहतर करेंगी। इन्होंने तो दरवाजे बंद कर दिए इंसाफ के वहां पर। और उनकी मर्जी है। और कमाल की बात है, मॉनिटरिंग ऐसे करती हैं जैसे जिस मर्जी जज के पास अपनी मर्जी से केस भेजती हैं, जिसके पास मर्जी भेजना है भेजें। और ये नुक्ता नजर जो है ना, ये बड़ा तनकीदी मैं आज जायजा ले रहा हूँ और इसलिए बता रहा हूँ कि कसूर जो है ना मौजूदा चीफ जस्टिस साहिबा का है। इन्होंने आते कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं दिया, इन्होंने कोई बेहतरी नहीं की। इससे पिछले चीफ जस्टिस तो फिर भी थे कि कुछ चीज़ों को बेहतर और आसान तरीके से देख रहे थे, लेकिन मैंने नहीं देखा। और वजह क्या है? चंद मखसूस जजेस हैं जिनके पास ये केसेस, इनकी मर्जी है वो मखसूस जजेस के पास ही केस लेकर जाने हैं। सारे केसेस तो एक जगह लगाना नहीं है। और अगर वाकई ने फारग करना चाहते थे सारे मामलात को, तो आईनी बेंच बनने चाहिए थे ना। बातें आती है ना बड़ी, लेकिन वो नहीं बन सका। और बुनियादी वजह 3-4 वजह मैं समझ लूँ, मैं आपको मैं पहले बता दूं। जजेस की तादाद कम होना एक अपनी जगह बात है। मैं उसको मेन वजह नहीं समझता कि पेंडेंसी की मेन वजह ये है। मेन वजह है मिसमैनेजमेंट। कि आप यानी हमारे यहाँ कई आईनी जजेस ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं और प्रिंसिपल सीट के ऊपर उनको होना चाहिए ज़्यादातर को। तो उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग अभी एक बेंच से दूसरे बेंच पे ले जाएं, एक वजह तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में है। फिर आप गैर ज़रूरी बोझ, यानी एक जज बड़ा अच्छा काम कर रहा है फौजदारी का, तो अगर आप उसे सिविल में भी इन्वॉल्व कर देंगे, बड़ा अच्छा काम किया जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कि रेंट के केसेस खास मखसूस जज के पास, फैमिली केसेस खास मखसूस जज के पास, टैक्स के केसेस से खास मखसूस जज के पास। ये नहीं कि नहीं है, लेकिन यहाँ का तरीकाकार ही अनोखा कर दिया है। तो एक तो मेन वजह ये भी है कि आप डिवीजन जो है ना केसेस की वो सही तरह कर नहीं सकें। और जब आपने कंप्यूटर लगा दिए है ना, सॉफ्टवेयर लगा दिया है, तो वो सॉफ्टवेयर पे जाने दें, ऑटो ऑटो मार्किंग होने दें। अब ऑटो मार्किंग होने की बजाय यहाँ क्या है, यहाँ ये सिस्टम नाम का सिस्टम है। अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पूछते हैं तो ये तो केस फिक्सेशन का मैटर है कि जिसके पास मर्जी फिक्सिंग मैच फिक्सिंग वैसे होती है ना, तो ये केस फिक्सिंग भी यहाँ पर इस तरह से ही है कि यहाँ पर केस फिक्सिंग भी हो रही है। तो एक वजह ये भी मैं समझता हूँ। और इसमें है एक वन ऑफ द एलिमेंट जो है जजिस की भर्ती ना होना है। वो लेकिन जो लिस्टें बनाई थी वो तो बता रही थी कि जैसे जजिस पैक करने की बातें हो रही हैं। मेरिट नाम की चीज़ मैं तो नहीं देख रहा। मैं तो ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद और ये जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल वायलेट किया, ये भी बड़ी ज़्यादती की है, बहुत गलत किया है। बिल्कुल वायलेट से सीनियरिटी के मुताबिक ही आना चाहिए था, उसी तरह आना चाहिए था जिसको पता था जो मेरिट बनता है। और अब जब आप अपनी पसंद का चीफ जस्टिस लाएंगे तो फिर बहुत सी तवक्कुआत होंगी। और इस वक्त अपना हमारी जो है ना हुकूमत वक्त
वो छाई हुई है, सारा कुछ उनके पास अच्छा है। सर, ये बता दें अब, जैसे कि अब देखें ना कि 9 मई में के जो वाकया हुआ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग गिरफ्तार हैं। अब उनको भी तकरीबन 20 महीने तो उनको भी हो चुके हैं, अभी उन केसों पे भी फैसला नहीं, इस वाले से क्या देखिए, एक वजह समझिएगा यहाँ यहाँ ये तकरीबन सारे चीफ़ जस्टिस का यही हाल रहा है कि अपना तैनातियाँ नहीं होती थी दहशतगर्दी की कोर्ट में, स्पेशल कोर्टों में तैनातियाँ नहीं होती थी, डिले किया जाता था। इमरान खान के केसेस जिसमें ज़मानतें मनसूख हुई हैं 9 मई में, वो काफ़ी अर्सा तो सीट खाली रही है वो, यानी वो जज ही कोई नहीं लगाया। और हमने चाहिए था कि इनको स्पीडी आते अपनी सतारा दहशतगर्दी के जो जज हैं, मॉनिटरिंग जज हैं हाई कोर्टों में या सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें चाहिए इन सारे मामलात को टेकअप करके आप डिसाइड करें। लेकिन वजह क्या है, हमारी ये अदालतें वो निज़ाम इस तरह ले नहीं सके। पर्चे दर्ज होने की बेचारा एक तफसीलात लेने के लिए आता है, उसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, कुछ आ जाती हैं, कुछ अरसे बाद फिर गिरफ्तार कर लेते हैं, वो फिर आता है। मैंने तो आज तक कोई ये नहीं देखा कि आपको एक दफ़ा जनाब आप पर्चे की तफसीलात आ गई हैं तो उसके बाद दोबारा में नहीं है, और ये नॉर्मल रूटीन चल रही है। और हमारे जजेस जो हैं उसको कैजुअली डील करते हैं, वो हो गया बस बात ख़त्म, डिसाइड करते हैं। मैंने हालांकि कंटेम्प्ट की पिटीशनें फाइल की हुई, प्रतिमा बयान को मैंने चैलेंज करने का कहा है। यानी ये जब तक ये नहीं आते और 90 दिन के अंदर चलान मुकम्मल करना है। यहाँ क्या करते हैं, यानी तकरीबन 1.5 साल हो गया, आज फिर 9 मई के लोगों को पकड़ी जा रहे हैं। जिसका दिल चाहता है पकड़ के उसमें डाल देते हैं, जिसका चाहता है उसको रिमांड पे ले जाते हैं, जिसका दिल चाहता है उसको पकड़ के शनाख्त परेड में। बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज्यादती हुई है। आप मेरिट पे करें, जो वाकई लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ जो कुछ करना है करें, लेकिन जिस तरीके से आप लेकर चल रहे हैं ना, ये तरीका बेहतर नहीं है। अच्छा अज़र साहब, मुझे ये बताया कि मुत्तहद जो अदालतें हैं उनमें भी तकरीबन 14 लाख 2024 में मुकदमा दर्ज हुए। तो क्या समझते हैं कि वहाँ भी फैसले नहीं हुए? क्या उसमें जो चालान है बर वक़्त जमा ना होने के सबब बनता है, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है? देखिए, मैं तो अदालतों का कसूर मानूंगा यहाँ भी। हमारी अदालतों को चाहिए इस बात मॉनिटर करने के हवाले से ये सारा मामला। यानी सिविल कोर्टों में चले डिले हो रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन फौजदारी में अरसा हो गया, ना ट्रायल चलते हैं, ना चालान आते हैं, झूठे हैं ना। यानी यानी 90% झूठे लोग बरी हो जाते हैं, 10% केसों में सजा होती है। तो 90% ये जो आप झूठे ही कहेंगे ना इस सारे केसों को। और उसमें हमारी अदलिया की उस तरह की मॉनिटरिंग है नहीं। पर्चा दर्ज हो गया, पर्चा दर्ज हो गया, खारिज करें उसको। क्यों उसको ट्रायल कोर्ट के मरहूने मिनट छोड़ते हैं आप, ज्यादती करते हैं। अपना चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जिसमें बड़े उलझने हैं। वहाँ मैं आज भी समझता हूँ कि वहाँ भी कसूर हमारी हाई कोर्ट्स का ही है कि हाई कोर्ट्स उसकी मॉनिटरिंग उस तरह नहीं कर पा रही। नीचे जो कि अल्टीमेटली इंतज़ामी तौर पर देखना होता है, वहाँ भी नहीं देखा जाता। तो ये वो सारे मामलात हैं जी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये कि आपने 2025 में पहली आईनी तरमीम पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से आपने रिट दायर की है। इससे पहले भी आपकी रिटें जो दायर होती है, तो क्या समझते हैं कि इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला देखिए, आज तक बड़ी नहीं बड़ी हुआ? बड़ी ज़बरदस्त बात की। यही तो मैं कसूर बता रहा हूँ अदालतों का ना। आप अंदाज़ा लगाएँ, तेल की कीमतें मुकर्रर करने के हवाले से मैकेनिज़्म ही कोई नहीं है। 2021 से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मैकेनिज़्म माँगा हुआ है, ये लेकर आएँ। पाकिस्तान के अंदर हाल ये है, वो ईसीएल है, पीसीएल है, वो एक पीएनएल की लिस्ट बनाई हुई है, 2 नंबर लिस्ट बनाई हुई है। उस पे लोगों को पकड़ के आप जो मर्ज़ी कर दें, पर्चे झूठे दर्ज कर दें, इतना ज़्यादती हो रही है। और ये सारे मसले में मैं तो कोशिश करता रहता हूँ। मैंने पेट्रोलियम की प्राइसेज़ ज़्यादती हो रही है, ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे बस में भी कुछ नहीं है। मैं तो अपने दरवाज़े खटखटाते रहता हूँ, इंसाफ़ अदालतों ने देना है। जी। अच्छा अज़हर साहब, एक और बात बताएँ कि आपने यूनान कश्ती जो हादसा हुआ था उसमें काफ़ी जो पाकिस्तानी जो थे वो यानी कि शिकार हुए, और वो आपने रिट भी दायर की, और उसके बाद ये क्या समझते हैं कि नौजवान जो पैसे खर्च करके मौत खरीद रहे हैं, इसमें ज़िम्मेदार कौन है? और बल्कि अभी जो एक रिपोर्ट कुछ जो है गर्दिश कर रही है जिसमें एफआईए के कुछ लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो आपने तो रिट पिटीशन दायर की, इस वाले से आप क्या कहेंगे? ये ज़िम्मेदारी किसकी? नौजवान जो है अपना मुल्क छोड़ रहे हैं और लाखों रुपया खर्च करके मौत खरीद रहे हैं। अच्छा देखिए, एक बात तो ज़हन में रख लें आप, बड़ी वाज़ेह तौर पर आपके सामने रखता चलूँ मैं। सबसे बड़ा कसूर है हुकूमत वक़्त का, और फिर कसूर है एफआईए के महकमे का। एफआईए के महकमे के बगैर जो है ये आप हो ही नहीं सकता। अगर हमारी हुकूमत वक़्त नौकरियाँ दे दे लोगों को, लोगों के मसाइल ब्रेन ड्रेन हैं, जो कई लोग तो बेचारे अब किसी के पास पैसे नहीं हैं। यानी एक आम आदमी ने वीज़ा लेना है, अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेना है 80 लाख रुपए चाहिए, वो कहाँ से लाए 80 लाख रुपए? वो गरीब आदमी नौकरी के चक्कर में ढूँढता है, अपनी जान जोखों पे लगाता है, समुंदर में ज़लील होता है,
लेकिन उसके बावजूद रोकने का, मैं जुडिशल कमीशन बनाने की बात कर रहा हूँ। अगर हुकूमत इंटरेस्टेड होती तो कब का कमीशन बनाकर ये इसकी वजूहत जानने के लिए, रोकने के लिए कोशिशें करती। लेकिन हुकूमत वक्त सीरियस नहीं है, जानें ज़ाया हो रही हैं। बहरहाल मैं तो आवाज़ उठाता रहूँगा जी। जी, बिल्कुल, आपने अज़र सिद्दीक़ साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना था कि ये हुकूमत वक़्त अगर गरीब लोगों को नौकरियाँ दे, तो वो दूसरे ममालिक क्यों जाएँ? इसमें उनका ये कहना था कि मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, आगे फ़ैसला अदालतों ने करना है और गरीब आवाम को इंसाफ़ जो है, वो अदालतों ने देना है। तो आज की ये अपडेट थी जो नाज़रीन से शेयर की, मज़ीद अगर कोई अपडेट आएगी, तो ज़रूर शेयर करें, तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।